तो आज हम मौजूद हैं लोकसभा संत कबीर नगर की खजनी विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं जल सत्याग्रह करने वाले जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सतवंत सिंह जी, और आप संत कबीर नगर लोकसभा से निर्दल प्रत्याशी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर के जो है लोकसभा के चुनाव में आए हुए हैं और आपकी सोच क्या है, क्षेत्र की जनता के प्रति आप क्या सोच कर रहे हैं और क्या आप विकास करेंगे। सबसे पहले तो मैं मां सत्यपुत्र सतवंत प्रताप सिंह और आपके चैनल देश दुनिया को हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर बात की है, तो सतवंत सिंह एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमेशा संघर्ष करता है और आंदोलन की कोख से उपजा हुआ एक नेता नहीं, इस धरती का बेटा है। और 62 लोकसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सतवंत सिंह ने संकल्प लिया है कि इसका विकास कराना है और बहुत ही समुचित विकास हो, बहुत अच्छा विकास हो, जिनमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें समस्याएं हैं और हर ब्लॉक स्तर पर अलग अलग समस्याएं हैं और हर विधानसभा स्तर पर अलग अलग समस्याएं हैं। तो उन सभी मुद्दों को लेकर सतवंत सिंह आया है, जिसमें कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी। राष्ट्रीय मुद्दों से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवा होने के नाते मेरे हृदय में युवाओं के प्रति एक जज्बात है और मेरी सोच है कि जब तक देश का युवा अगर नहीं होगा तो ये देश मजबूत नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत युवा शक्ति का देश है। 65 से 70% आबादी भारत में युवाओं की है और बिना युवाओं के मजबूत हुए हमारा भारत मजबूत नहीं हो सकता। हमारा देश सिर्फ युवा शक्ति का ही देश नहीं है, ये मजदूर शक्ति का भी देश है, ये किसान शक्ति का भी देश है, ये व्यापार शक्ति का भी देश है और ये जो है मातृ शक्ति का देश है। अगर हमारे देश का जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश नहीं मजबूत होगा। विकास के मुद्दों की जहाँ तक बात हुई, उसमें यह है कि चूंकि गोरखपुर के दक्षिणांचल में हमने 4 जिलों को जोड़ने वाले कमरिया घाट पुल के लिए जल सत्याग्रह आंदोलन किया। लोग सतवंत सिंह को कमरिया घाट प्रमुख जल सत्याग्रही के रूप में जानते और पहचानते हैं। सतवंत सिंह हमेशा जनता के लिए लड़ता रहा, जमीन पर जुड़ करके लड़ा है और पहला ये है कि उस कमरिया घाट पर महासाजू के पावन तट पर एक रिवर फ्रंट बने। आलापुर तहसील में एक राजा मनोध्वज की कुटी है, उस कुटी का जीर्णोद्धार हो और वो राष्ट्रीय फलक पर चौक के पहुंचे, क्योंकि एक बहुत ही त्यागी राजा की वो भूमि भी है, वो किला है और जो पहचान राजा मनोध्वज के किले को मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिली, उसका मिले। गोविंद शाह के मेले को राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिले और यहाँ पर ब्रह्मचारी बाबा की एक कुटी है, बहुत चर्चित है और जो विश्व विख्यात है, जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही बड़े संत हुआ करते थे। वो ब्रह्मचारी बाबा की कुटी का भी बहुत ही बड़े स्तर पर कायाकल्प हो, बहुत ही जीर्णोद्धार हो और सुंदर बने वो। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों पर जो युवा आयोग का गठन हो, मैं युवा हूँ इसलिए युवा आयोग का देश लेवल पर गठन हो, युवाओं के लिए रोजगार गारंटी कानून बने। युवा आज भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत जब तक मजबूत नहीं हुआ, भारत के युवा नहीं मजबूत होगा, तब तक देश नहीं मजबूत होगा। तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और युवाओं को मजबूत करने के लिए देश में कम से कम 3 करोड़ युवा उद्यमियों की फौज तैयार होगी। और फौज कैसे तैयार होगी? क्योंकि युवा उद्यमी तभी बनेंगे, क्योंकि बिना युवा उद्यमी के बड़े बड़े उद्यमियों से सिर्फ कुछ नहीं होगा। जब युवा उद्यमी बनेंगे तो तमाम रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास व्यवस्था होगी। तो युवा उद्यमियों की फौज तैयार हो और बैंकों के निर्देश हो। बैंकों में लोन नहीं मिलते हैं, युवाओं को जाते जाते चप्पल घिस जाता है, लोन से अब बैंक नहीं देते आसानी से। सरकार ये निर्देश दे, आदेश दे कि अगर युवा जाता है अपना जो है आवेदन करता है लोन्स के लिए, तो कम से कम 1 सप्ताह के अंदर उस युवा को लोन मिले। यानी बैंक से लोन लेने में युवाओं को जो है, जो बेरोजगार है, उनको काफी समस्या होती है। सरकार की योजनाएं अच्छी है, मैं ये नहीं कह सकता, सरकार की पहल अच्छी है, सरकार काम करे, लेकिन जो बैंक्स हैं, बैंक वह युवाओं को दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं। युवा दौड़ता है, उसका चप्पल घिस जाता है।
अगर 2-4-5 लाख का 10 लाख का लोन लेना है तो वो चप्पल घिस जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत सी बार थक हार के बैठ जाते हैं और तमाम कमीशन खोरी का भी जमाना चलता है, युवा के पास पैसे नहीं रहते, बड़ी दिक्कत होती है। तो युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि बैंकों पर जाए तो 1 हफ्ते के अंदर उसको लोन की व्यवस्था हो, लोन मिले, जिससे वो युवा भी बन सके और अपने आप को जो स्किल है उसकी वो डेवलप हो सके। और जब बैंक से लोन नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि आजकल कोई भी चीज पूंजी के ऊपर होता है, तो पूंजी जरूरी है, तभी युवा आगे बढ़ेगा, तभी स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जो नौकरियां हैं भारत में, जितने भी सरकारी विभागों के नौकरियां खाली हैं, उन विभागों में युवाओं को सरकारी नौकरी मिले, उनमें समायोजन हो और तमाम युवा पढ़ करके निकल रहे हैं और तमाम तरीके से उनके माता पिता कठिन परिश्रम करके एक पैसा इकट्ठा करके पूंजी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ करके युवा निकल रहे हैं, ऐसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को रोजगार, यानी आपका बेरोजगारी पे अधिक फोकस, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सरकार रोजगार दे दे, सरकार रोजगार दे रही है, अच्छा कर रही है, बहुत ज्यादा दी है, लेकिन अभी भारत बहुत बड़ा देश है, भारत युवा शक्ति देश है, युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। तो बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में और गैर सरकारी विभागों में और यहाँ तक उद्यमी बना करके बहुत बड़ी व्यवस्था तैयार की जा सकती है। पर्यटन के क्षेत्रों में जहां तक सरकार ने काम किया है, उस पर्यटन को और मजबूत करना है। उस पर्यटन के स्थलों पर जो बड़े बड़े पर्यटक स्थल बने हैं, जहां पर व्यवस्था है, तो उन पर्यटक स्थलों पर चाहे जो भी धार्मिक पर्यटन हो, चाहे इको टूरिज्म, चाहे जो भी हो, ऐसे पर्यटक स्थलों पर युवाओं के लिए वहां पर एक अलग व्यवस्था हो, अलग बाजार हो, युवा हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर युवाओं के लिए, गरीबों के लिए भी व्यवस्था मिले कि वहां पर सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो युवा नहीं कर पाता, छोटे नहीं कर पाते। तो वो उनको भी वहां पर कम से कम अगर ठेला लगाते हैं, वही है मॉडल ठेले लगे या मॉडल दुकानें उनको मिले, जहां पर वो युवा वहां पर अपना करे, वो रोजगार करे, उससे होगा 2-4-5 लोगों को और रोजगार देगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, व्यवस्था हुई, उसके माता पिता के सपने जो वो पूरे होंगे। जो युवा पढ़ना चाहता है, व्यवस्था सरकार ने अभी एक कोचिंग सेंटर शुरू किया प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में। तो ऐसे कोचिंग सेंटरों की, मॉडल कोचिंग सेंटरों की जरूरत है, जो बहुत से युवाओं के पास पैसे नहीं होते हैं कि कैसे कोचिंग करें, बिना कोचिंग के फ्री कोचिंग सेंटर, और वो अच्छे हो, व्यवस्थित हो, ऐसा नहीं कि दिखावे वाले नहीं, मजबूत। हालांकि काम कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है, तो वो बहुत अच्छा काम करे और उससे निकल करके जब युवा निकले तो अच्छा। आप इन सब मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में, आपको जनता का रुझान क्या मिल रहा है? देखिए, जनता का बहुत रुझान है, बहुत ज्यादा सहयोग है। साथ ही अभी अन्य मुद्दे हैं जो आप जिस पर रख रहे हैं, जिसमें दक्षिणांचल का इलाका हमारा रेलवे से जुड़ा है, रेलवे नहीं है, रेलवे बने, खलीलाबाद में चीनी मिल बंद है, किसानों के बहुत परेशानी हो रही है, वो चीनी मिल जो है वो चालू हो और वो एथेनॉल प्लांट बनना शुरू हो, क्योंकि सरकार का नियम बदला है, एथेनॉल बनेगा तो गन्ने से, जब एथेनॉल बनता है तो गन्ना ज्यादा खपत होगा और किसानों का लाभ होगा। बखीरा की झील जो है, मैंने बड़ा नाम सुना था, वो चर्चित विश्वविख्यात झील है। जब मैं देखने गया तो देखा कि वो झील जो है पोखरे के समान है, वो झील का जीर्णोद्धार हो, 1000 करोड़ रुपए की लागत से उस झील का कायाकल्प हो, राष्ट्रीय क्लब पर वो चमके झील और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। और साथ ही साथ एक दक्षिणांचल के इलाके में हॉस्पिटल्स नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, कभी अचानक एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए या कोई व्यवस्था हो जाए तो लोगों को लखनऊ या दूर दराज भागना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, हाईटेक हॉस्पिटल बने, बड़े लेवल का हॉस्पिटल बने, जिससे यहाँ के 4-5 जिलों के जो है गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और संत कबीर नगर की जो सीमा का ये सेंटर है, यहाँ के लोगों को आसानी से इलाज मिल सके, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। साथ ही साथ जो और भी कई क्षेत्रों में जो आग लग जाती है, किसानों की फसलें अक्सर पड़ते हुए बर्बाद हो जाती है, गर्मी में जल जाती है, दमकल की गाड़ियां नहीं है, बहुत दूर दूर गाड़ियां रहती हैं। और मेरा यही निवेदन रहेगा और सरकारों से लड़ करके काम कराना रहेगा कि हर थाना क्षेत्र में एक दमकल की गाड़ी हो, जिससे किसानों की फसल को जलने से और उनके घर को जलने से बचाया जा सके और ये सुरक्षा हो सके। बाढ़ की समस्या है बहुत क्षेत्रों में, जैसे हमारे वहाँ बेलघाट है, बेलघाट का एक इलाका है जहाँ पर हजारों हेक्टेयर किसानों की फसलें प्रतिवर्ष जल जमाव से नष्ट हो, बर्बाद हो जाती हैं। उसके लिए यहाँ पर एक भिसिया में, रायपुर में और ब्रह्मचारी में एक रेगुलेटर पंप लगाया जाए, जिससे किसानों के जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो पानी नहीं निकल पाता है, उसको निकाला जाए। तो उसके लिए कि रेगुलेटर पंप जब लगेगा पानी ऊपर से निकल जाएगा वो नदी का जलस्तर बढ़ने पर भी, और जब वो किसानों की फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। धान की हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी पीड़ा जो है, सड़कें खराब है, बहुत दुर्दशा है इस लोकसभा क्षेत्र के। देखिए आपके सामने एक सड़क है, बहुत दुर्दशा है और सड़कें देख करके बहुत पीड़ा होती है। लोग आज ये मेरा संत कबीर नगर गड्ढों में हो गया है, जो संत कबीर नगर की गणना बहुत अच्छी होती है। महान संत कबीर नगर की ये कर्मभूमि है और संत कबीर नगर की कर्मभूमि का ये हाल देख करके बड़ा तकलीफ होता है।
दुख होता है। सड़कें जो है चमचमाती सड़कें बने संत कबीर नगर की, सब जितने गांव क्षेत्रों की सड़कें, ग्रामीण इलाके की सड़कें या जो भी सड़कें हैं या स्टेट हाईवे है, सभी बहुत बेहतरीन बने। ये सपने लेकर के सतवंत सिंह आया है और विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है। और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी करती है, आशा कार्यकर्ती हैं, आज घूमती हैं, उनको जो सुव्यवस्थित वेतन नहीं मिलता है। वो मातृशक्ति बहुत मजबूत चीज है हमारे देश की, और जब तक मातृशक्ति नहीं मजबूत होगा हमारा देश नहीं मजबूत होगा। तो मातृशक्ति के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, आशा कार्यकर्ती है, उनको कम से कम उनका वेतन बढ़ा जाए, उनको 30,000 रुपए प्रति महीने वेतन बढ़े। जो हमारे शिक्षा मित्र हैं जिनको अभी समायोजन हटा दिया गया था, मैं ये कहूंगा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उन शिक्षा मित्रों को फिर से समायोजित किया जाए और उनको पुनः उस प्रकार का जो वेतन मिलता तो वही वेतन मिले जो लोग और लोग हैं। तो ये व्यवस्थाएं लेकर के गांव में जो समूह की महिलाएं हैं, गांव में समूह है, वो महिलाएं चल रही हैं, काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं और काफी उन्नति की तरफ वो देश को ले जा रही है, छोटे छोटे प्रोडक्ट पैदा कर रही हैं। तो मेरा निवेदन ये भी रहेगा और मैं लड़ूंगा कि सरकार और मजबूती के साथ इन गाँव की महिलाओं के समूह को मजबूत करे और ये गाँव का जो ग्रामीण भारत है, जब ये उभरेगा, जब यहाँ से गांव की महिलाएं मजबूत होकर के आएंगी तो भारत मजबूत होगा। क्योंकि मैं भारत का व्यक्ति हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और एक राम भक्ति हूँ, मैं धार्मिक हूँ और राम जी का पुजारी हूँ और राम राज्य के चीजों को मानता हूँ। और राम राज्य ये सिखाता है कि सभी जाति पात धर्म मजहब के लोगों का सम्मान करते हुए और लोकहित और मानवतावाद को आत्मसात करते हुए, लोकहित के लिए, मानवतावाद को, सबको मानव समाज के लिए सबको अपना मान करके और चलने की जरूरत है। हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर मजदूर के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करने की जरूरत है। जनता के लिए जनसुलभ होने की जरूरत है, नेता होने के लिए। एक सांसद है 5 साल से हमारे बीच में प्रवीण निषाद जी, जनता कह रही है 5 सालों में हमारे बीच नहीं आए, काम नहीं किया, सड़कें खराब है, हमारे दुख दर्द को सुनने नहीं वाले, शिकायत है, बहुत शिकायत पूरे संसदीय क्षेत्र में, और शिकायत नहीं, आक्रोश है लोगों में बहुत ज्यादा। ऐसा आक्रोश मैंने कभी देखा नहीं था। ऐसे सांसद तो जनता निकम्मा घोषित कर रही है कि निकम्मे सांसद है। और इनके भी एक इनके जो है जो पिताजी हैं जो कैबिनेट मंत्री, इनका ये एक बयान था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति, क्योंकि राम एक भारत की आत्मा है। हर दिन विश्व पटल पे राम की हाँ, और राम एक बहुत बड़ी चीज है, मानवता के आदर्श है, मानवता के आदर्श है, भारत के आदर्श है। राम ने सिखाया है कि किस प्रकार परिवार का जीवन होता है। राम ने सिखाया कि राम राज्य क्या होता है, कि राजा का आदर्श क्या होता है, जनता के प्रति, अपनी जनता के लिए, जाति पात धर्म से ऊपर समाज के लिए कैसे काम किया जाता है, निचले से निचले वर्ग के लिए कैसे काम किया जाता है, सेवरी जो माता के लिए कैसे उनके लिए भाव और लोग कैसे होते थे। राम ने ये सिखाया है कि जब जरूरत पड़ जाए अपने देश के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, तो परिवार को भी त्यागना पड़े तो त्याग दो, लेकिन समाज के लिए काम करो। वो राम जिन्होंने सिखाया कि भाई का प्रेम क्या होता है, वो राम जो आदर्श है, वो रामायण जो आदर्श है, जिन्होंने सिखाया कि छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या आदर्श है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या है, त्याग क्या है, मातृशक्ति का त्याग क्या है। माता सीता ने सिखाया है कि मातृशक्ति का त्याग क्या है। आज की महिलाओं के लिए आदर्श है माता सीता। जो कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर कह दिया जाए, जब राम जी को वनवास की बात आई तो उस समय क्या हुआ कि सीता जी जा रही थी, आज की महिलाओं को कह दिया जाए तो कहेंगे कि हम मैके की व्यवस्था है, मैके में चले जाए, निवासा नहीं जाएगा। और राम जो माता सीता एक चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक की पुत्री थी, वो कह देती कि राम आपको वन में नहीं जाना है, आप चलो, आपको व्यवस्था मिल रही है, आप वहां चलो। लेकिन उन्होंने कहा कि पति धर्म महत्वपूर्ण है, पति के लिए मुझे जंगल में जाना है तो मैं जाऊंगी, मैं उस राजपाट को ठुकरा दूंगी। ऐसे माता सीता ने नारीत्व के लिए जो संदेश दिया है, ऐसे संदेश की जरूरत है हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, कि उन माता सीता के आदर्शों को आत्मसात करें देश के लिए, समाज के लिए। माता सीता ने जब कहा, जब कई जगहों पर चर्चा आई, बातें आ रही थी, लोग कहने लगे, तो माता सीता ने पता लगाया कि क्या करें। तो जब देखा कि राम के मान सम्मान पे ठेस हो रहे, तो माता ने कहा कि ऐसा कभी भी हम अपनी जनता के लिए त्याग कर देंगे, अपने पति का भी, लेकिन जनता के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा देंगे। वन में खुद चली गई, ऐसी माता सीता। तो आदर्श है, राम का चरित्र बहुत आदर्श है, बहुत वो है। उन प्रभु श्री राम के प्रति एक व्यक्ति जो मंत्री है, जो संजय निषाद जी, जो राम के नाम पर सत्ता में आए, और उनका एक लड़का सांसद हो गया, प्रवीण निषाद जी, एक लड़के को विधायक बना लिया, अपने मंत्री हो गए। उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति इन्होंने एक वची टिप्पणी किया और कहा कि प्रभु श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है,
इतनी गंदी टिप्पणी, कहा कि नाजायज औलाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों को, ऐसे घृणित मानसिकता के लोगों को जनता जवाब देगी। और वो राम जो प्रभु श्री राम जो पूरे देश के आदर्श हैं, सभी जनता के आदर्श हैं, सभी लोगों के दिलों में बसे हैं, उनका अपमान, इतना बड़ा अपमान अपनी छोटी सी घृणित मानसिकता के लिए, राजनीति के लिए, ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए जनता तैयार हो गई है और सिखाएगी। अब पूरी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र को पूरी तरीके से हराने जा रही जनता। जिस प्रकार रावण का अहंकार भी उस राम के आगे नहीं टिक सका। रावण जो त्रिलोक विजयी था, जिसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लिया था, बड़े बड़े जब लेकिन अहंकार हुआ और जब अत्याचार करने लगा जनता के ऊपर, जब सत्य के रास्ते से भटक के असत्य के रास्ते पे चला गया, तो उस रावण को भी राम के आगे हारना पड़ा। ऐसे लोग उस राम के लिए बात करते हैं, वो राम जो आदर्श हैं, वो राम जो राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है, राम आदि भी है, राम अंत भी है, राम मानवता के बहुत बड़े संदेशवाहक हैं। ऐसे राम के प्रति ऐसी तुच्छ मानसिकता, ऐसा घृणित बयान जनता तैयार हो चुकी है, कह रही है कि संजय निषाद जी के पुत्र प्रवीण निषाद जी की जमानत जब्त करना है। एक तो इतना निकम्मा सांसद कि 5 सालों में जनता के बीच नहीं आया, जनता के दुख सुख में नहीं पहुंचा, जनता की पीड़ा को नहीं समझा, सड़कें खराब है, किसी मुद्दे को सदन में नहीं उठाया। ऐसा व्यक्ति 5 सालों में जो बपौती समझता है अपने आप को, ऐसे लोगों के लिए जनता तैयार है कि अभी इनको हराने जा रही है। और तमाम ऐसी समस्याएं जो जनता की और ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसमें बिजली की समस्या है, जो बिजली बिल पुराने माफ है उसको माफ किया जाए, बिजली बिल जो यूनिट में ज्यादा है उसको जो है क्या नाम है, कम से कम 4.5 रुपए प्रति यूनिट गरीबों के लिए वो दिया जाए। जो गैस के दाम बढ़े हैं बहुत ज्यादा, 1,000, बहुत से परिवार के लोग गैस से भोजन नहीं पका पा रहे हैं, सिलेंडर पड़े रहते हैं, मजबूर हो गए हैं। सरकार ने बदलाव किया लेकिन आज दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है, जेब खाली है। तो ऐसे परिवारों के लिए गैस सिलेंडर के दाम 400-450 रुपए प्रति सिलेंडर किया जाए। और तमाम और चीजें, शिक्षा के लिए हर ब्लॉक स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय है वो वहां पर शिक्षा जो होनी चाहिए, सरकार ने बदला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो शिक्षा का स्तर और बदले। हर ब्लॉक स्तर पर हर 5 गांव के बीच एक मॉडल स्कूल बने, एक मॉडल स्कूल बने, ऐसा है कि वहां पर 50 की संख्या में वहां पर टीचर्स हो, वहां पर स्टाफ हो और व्यवस्था हो, ताकि शिक्षा जो सुचारू रूप से दी जा सके। शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत हो। आजकल शिक्षा जो है एक तरीके से करें कि शिक्षा माफियाओं के चंगुल व्यवसायिक हो गई है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है और भारतीय शिक्षा पद्धति का डंका पूरे भारत में, विश्व में बजता रहा है। तो भारत की जो व्यवस्था है, भारत के जो चीजें हैं, भारत के जो लोग हैं, युवा हैं, इतना है कि भारत के युवा विश्व पटल में डंका करते रहे हैं। और आपके तमाम है, विवेकानंद जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने विश्व पटल पे अपना व्यवस्था, तमाम वैज्ञानिक निकले हैं जो विश्व पटल पे अपना जगह। तो भारत की शिक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। और ये शिक्षा प्रणाली अच्छा नहीं लगता है जब जो पैसे के जो पूंजी वाली व्यवस्था में चलती जा रही है, ये अच्छा नहीं। गरीब का पैसा बच्चा कैसे पढ़ेगा? और जो आप जो है गिनाए हैं, जो कमियां हैं, जो क्षेत्र में नहीं है, आप चुनाव जीतते हैं तो इन सबको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर में विकास के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। जनता ने अगर आपको मौका दिया और आपने संघर्ष किया था जल सत्याग्रह का, काफी संघर्ष आपने किया, काफी यातनाएं भी आपने सही, और परिणाम ये रहा कि आज जो कमरिया घाट का पुल बन चुका है, गोरखपुर और अंबेडकर नगर दोनों जनपदों को जोड़ा तो है, कई जनपदों को, 4 जिलों को डायरेक्ट जोड़ दिया है, प्लस 12-15 जिले और भी जुड़े हैं। और कमरिया घाट पुल के लिए तो सतवंत सिंह लड़ा है। पुल तो संघर्ष करके मछलियां काटते थे, जानवर काटते, लड़ करके अपने जीवन को दांव पर लगा करके सतवंत सिंह ने कमरिया घाट का पुल लाया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से करके जग करवाया था, वही बुलाए थे, आए। उन्होंने कहा था फरवरी 2014 की बात है, उन्होंने कहा था कि जब देखा, कहा मुझे कमरिया घाट देखना, आए थे और संबोधन में अपने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर सतवन कमरिया घाट पर अगर आंदोलन नहीं होता तो 60 साल तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होता, नहीं बनता। ये संबोधन में उन्होंने कहा था। और जाने लगे तो उन्होंने कहा था कभी मौका मिलेगा तो मैं भी इस क्षेत्र के लिए करूंगा।
2014 फरवरी की बात है, 17 में मुख्यमंत्री हो गए। मैं उसका मुख्यमंत्री का मंदिर गया, मैंने कहा महाराज जी आपने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी क्षेत्र के लिए कुछ करूंगा। सरजू भैया सुन ली उनकी बात को, और जब मुख्यमंत्री हो गए मैंने कहा कि आप कर दीजिए। क्या कर दें? हम कहें आपके काम से पुल का काम चल रहा है, उससे संबंधित हमको खोलने दीजिए। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, उससे बड़ी चीज देंगे। 2014 की बात है, 17 में मुख्यमंत्री हुए थे, और जब मैं कहा तो कहा अच्छा ठीक है करते हैं। 1-1.5 महीने बाद दोबारा गया, मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ? उन्होंने क्या मैंने कहा था कुछ बड़ा हो जाए हमारे क्षेत्र के लिए। तो थोड़ा रुकने के बाद मुस्कुराते उन्होंने कहा कि हो तो क्या? हमने कहा क्या हुआ? कि आपके क्षेत्र को लिंक एक्सप्रेसवे दे दिया और औद्योगिक गलियारा बनेगा। मैं पैरों में गिर गया। आपने कहा बहुत बड़ी चीज दे दी आपने, जो सपने में हमने नहीं सोचा था। तो संघर्ष करके कमरिया घाट पुल तो लाया ही, लिंक एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारा भी सतवंत सिंह लाया, जो इस क्षेत्र में विकास की एक कड़ी है और बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये गुड़गावा होने जा रहा है। तो ये विकास करने के लिए सतवंत सिंह ने अपने जीवन को दांव पर लगा करके संघर्ष किया है, और सपना है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का समुचित विकास हो, गांव गरीब किसान नौजवान मजदूर का विकास हो, लोगों के लिए सतवंत सिंह काम करे। सतवंत सिंह का चुनाव निशान कढ़ाई मिला है। सतवंत सिंह को चुनाव निशान कढ़ाई मिला है। ये वही कढ़ाई है जो सरजू मैया को चढ़ाई जाती है। सरजू मैया ने अपनी कढ़ाई दे दिया है, जो प्रसाद रूपी कढ़ाई, वो माताओं बहनों के साथ लिए लेकर सतवंत सिंह जा रहा है कि ये माताओं बहनों इस कढ़ाई में अपने आशीर्वाद को दे दीजिए। ये वो कढ़ाई है जो घर घर की कढ़ाई है, जनता की कढ़ाई है, जो घर घर में हर माताएं यूज करती हैं, पकवान बनाती हैं। तमाम चीजें अगर कढ़ाई ना हो तो न बने। तमाम व्यापारी जो बंधु है, तमाम दुकानें, वहां भी कढ़ाई की जरूरत है, हर जगह कढ़ाई की जरूरत है। तो कढ़ाई निशान लेकर के सतवंत सिंह आया है, और कढ़ाई निशान पर ये कहूंगा कि आप सभी लोग, सतवंत सिंह आपके धरती का लाल है, आपका बेटा और आपका नौजवान साथी है। इस धरती का लाल आ गया है, जिसने इस धरती के लिए त्याग किया है, और आपके धरती का लाल आपका बेटा आज चुनाव मैदान में आया है। इसका चुनाव चिन्ह कढ़ाई है, और सपने लेकर आया है, विकास की योजनाएं लेकर आया है। आने वाली 25 तारीख को आप लोग कढ़ाई निशान पर मोहर लगाइए, और लगा करके सतवंत सिंह को विजयी बनाइए। जिस समय सतवंत सिंह देश की संसद में पहुंचेगा तो आप भी गर्व करोगे, आप बोलेगा, दहाड़ेगा, तो आप कहोगे मेरा लाल दहाड़ रहा है, मेरा सतवंत दहाड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये चीजें लेकर के सतवंत सिंह आया है। और ये भी कहूंगा, निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव है, 62 लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं कम समय में आया हूं, ज्यादा जा भी रहा हूं, लेकिन अगर कहीं नहीं भी पहुंच सका तो आप हर बूथों पर सतवंत सिंह बन जाओ, और हर बूथों पर खड़े होकर के बूथ जिताओ, और 5,51,000 वोटों का जो मैंने यज्ञ रूपी आहुति मांगा है, उससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिता करके सतवंत सिंह के भेजने का काम करिए आप। सतवंत सिंह जाएगा तो इस लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। निश्चित रूप से सतवंत सिंह आपके धरती का लाल है, विश्वास दिलाता है। सतवंत नेता नहीं है, आपके धरती का बेटा है, और जब बेटा आता है तो बेटा अपने सपनों को जानता है, अपने लोगों को जानता है। सतवंत एक किसान और गरीब परिवार का बच्चा है, और हमेशा गरीब और किसान परिवार मजदूरों के हित की बात करता है, और उनके दुख दर्द को बहुत नजदीक से समझता है, हमेशा बीच रहा है। इसलिए ये सपने लेकर सतवंत सिंह आया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप देख रहे थे देश दुनिया का समाचार, और संत कबीर नगर के निर्दल प्रत्याशी सतवंत सिंह जी, जो बहुत ही संघर्षशील हैं। क्या इनके दिल में कुछ करने का जज्बा है, इन्होंने बयां किया। फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे चुनावी इस माहौल में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देश दुनिया का समाचार।